तो आज हमारा अगला टॉपिक अकाउंटिंग फॉर लेबर। जैसे हमने मटेरियल की रिकॉर्डिंग, इसी तरह लेबर की रिकॉर्ड, लेबर की कॉस्ट कॉस्ट करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेबर की कॉस्ट करना है क्योंकि लेबर भी हम पैसे ले, मतलब जो एम्प्लॉय पैसे ले, वो जाहिर है हमारी कॉस्ट होती है और उस कॉस्ट का हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है। तो जाहिर है क्या करते हैं, उन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकेंगे हमारे बिल कितने हुए, तो हमें अपने बिल्स की डिटेल्स कॉस्ट में देनी पड़ेगी रिकॉर्ड। तो हमने लेबर की कॉस्ट, अब हम देखेंगे कि लेबर की कॉस्ट में कौन सी चीज डेबिट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्ट आर एक्सपेंस और रिकॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम रिकॉर्ड करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या हम ये देखते हैं हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है। सेल्स लेस सेल लेस कॉस्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम अपने को शो करें। हाँ, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लेबर आर इन द अगर लेबर का भी अकाउंट बनेगा अकाउंटिंग के अंदर, हम हर एक चीज का, किसी पर्सन का है तो पर्सन का अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी का है, जो भी हम चीजें ले रहे हैं उसका अकाउंट बनता है और उसका प्रॉफिट। द लेबर कॉस्ट इज डेबिटेड विद द लेबर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। डेबिट हम क्यों करते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने जब मटेरियल की चीजें पढ़ी थी तो हमने ये मैंने आपको बताई थी कि हम यहाँ पे ये चीज याद रखते हैं कि हमें डेड क्लिक का पता होना चाहिए। डेड क्लिक का मतलब क्या होता है, सॉरी DEAD। डेड क्लिक का रूल हमें क्या बताता है। अब आपको आवाज आ रही है सही से? अब बेहतर आ रही है जी। ओके ओके। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करना है। अब हमें डेट क्लिक का रूल देखना है। डेट क्लिक का रूल क्या कहता है, डेबिट। डेबिट हमें किस चीज को करना होता है, डेबिट हमारे पास चीज होता है एक्सपेंसिव एसेट इंक्रीज, अगर इनका बैलेंस हो रहा हो, ओ एंड ड्राइंग। अगर इनका बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो तो ये डेबिट होंगी, अगर इनका इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर हम इसको क्रेडिट करेंगे। अगर ये इंक्रीज हो, और CLIC का रूल है क्रेडिट लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल उस रूल के अकॉर्डिंग अब क्यों इसको मैं यहाँ पे लिख क्या बता, द लेबर अकाउंट इज लेबर का अकाउंट डेबिटेड होता है विद, क्यों, क्योंकि कॉस्ट हमारा और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, हम लेबर को पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज, the total cost, labor cost is into credit and indirect। डायरेक्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया। जैसे हमने प्रीमियम देखा था, बोनस, ओवर टाइम। तो अब हमने रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम जब तो वो डेबिट इसलिए होती है क्योंकि वो हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए हमें क्या बताया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फ्रॉम एक मिनट हम यहाँ पे इसको इस
पहले हमने कहा था कि लेबर कॉस्ट की एंट्री, लेबर कॉस्ट की एंट्री क्या होगी? लेबर कॉस्ट के लिए हम हमारी लेबर कॉस्ट को एक्सपेंस में डालूंगी। एक्सपेंस हमारा क्या होगा? डेबिट। सारा बड़ा तो डेबिट। क्रेडिट क्या चीज होगी? किस वजह से होगी क्रेडिट? क्रेडिट हम क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इस वजह से हम क्रेडिट कर रहे होंगे कि हमारे लाइक हम लोग लेबर कॉस्ट हुआ तो डेबिट हुआ, हम पे कैसे कर, तो हम टू कैश पे कर, या हम टू बैंक, या चेक टू जैसे पे कर। जब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं, हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट कहाँ पे इंकर, प्रोडक्शन के अंदर इंकर करने को पहले लेबर कॉस्ट और तब होगी जब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, ठीक है? लेबर कहाँ पे लगती है? और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमने डेबिट किया, हम credit हम करें लेबर कॉस्ट, हम कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट लेबर, क्यों वर्क इन लेबर, रिमेंबर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बट अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कहाँ पे, ये वाला अकाउंट चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट चालू होता है प्रोडक्शन ओवर, शुरू में पढ़ा था इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज जो है वो प्रोडक्शन ओवर, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए तो क्रेडिट, क्रेडिट आउट ऑफ द लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड, हम यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड को डालते हैं, जो हमारी लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर यानी कि कॉस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट टोटल लेबर कॉस्ट, हमें पता होना चाहिए ये हमारे लिए कौन सी वाली कॉस्ट डायरेक्ट है और कौन सी वाली, उसका रीजन ये है कि हमें डायरेक्ट, तो हम क्या कर पाएंगे, हम इजीली उसको रिकॉर्ड, हमारा होगा तो तो, तो, तो हमारी ये इस तरह से अकाउंट में शिफ्ट होती है। फिर इसी से हमने लेबर कॉस्ट की अकाउंट, अब ऊपर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ऊपर हम लोग अगर देखें तो हमें अगर लेबर कॉस्ट का, हमें ये चीज देखनी है ना कि लेबर हमारा क्रेडिट हुआ, हमारे पास किसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट किसकी वजह से, तो ये चीजें हम ऐसे पहले, सबसे पहले चीज बात की थी, यहाँ पे मैंने पहले उनकी बात की कि हमारी लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ और टू कैश बैंक या ट्रस्ट भी हमने किया, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट हमारी डेबिट हो रही थी, यहाँ पे ये वाला अकाउंट हम ये लेबर कॉस्ट, लेबर डेबिट हो रही है कि सब्सक्रिप्शन की वजह से, कैश की वजह से, वो हमने ऐड, देन वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्टली क्रेडिट ओवर टाइम, जो भी पे है, और ये सारी की सारी किसी के अकाउंट में हमें देनी पड़ती है, किसी ना किसी काम की वजह से देनी पड़ती है, काम को हम डेबिट कर देंगे और के अकाउंट को, और इसकी निकाल देंगे हम क्रेडिट, यानी कि लेबर क्रेडिट, तो ये एक एग्जांपल वैसे, ये हमें लेबर कॉस्ट आर इनकर्ड, लेबर कॉस्ट इनकर्ड आर पेड आउट, हमने पहली एंट्री ही यही
बैंक या कैश में क्रेडिट किया क्योंकि वहां से हम पे कर रहे थे, डेफिनेटली ये हमारा एसेट था। एसेट जब डिक्रीज होता है तो फिर क्रेडिट क्लिक रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा द मेजोरिटी ऑफ लेबर कॉस्ट इंक्लूड बाय अच्छा, तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे थे कि लेबर कॉस्ट इंकर्ड आर पेड आउट ऑफ द बैंक। पहले मैंने बताया कि लेबर कॉस्ट हमने कहाँ से पे की है। लेबर कॉस्ट हमारा एक्सपेंस था, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। और हमने कहाँ से पे किया? टू कैश आर बैंक। बैंक या कैश, यानी कि हमारा ये वाला अकाउंट एसेट का अकाउंट का था। ये एसेट था, एसेट हमारा डिक्रीज हुआ क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है हमसे, हमारे पास से पैसे चले गए, तो उसकी वजह से हमारा ये वाला अकाउंट डिक्रीज हुआ है। तो इस वजह से ये वाली चीज लिखी गई है, लेबर कॉस्ट इंकर्ड आर पेड आउट द बैंक देयरफॉर दे एनालाइज फर्दर इन द लेबर अकाउंट। इसीलिए हमने उसको लेबर अकाउंट के अंदर एनालाइज किया है। द मेजोरिटी ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन respect to direct labor cost. Direct labor costs are directly involved in the production and transferred out to the labor account via credit entry work in progress account। ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हम करेंगे और लेबर कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए ऊपर हमने क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस या ऑपोजिट रीजन लिखी हुई है। और वो ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो मेजोरिटी कॉस्ट की होती है वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस एलिमेंट्स बनाने वाली होती है, प्रोडक्ट्स बनाने वाली होती है, उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा कॉस्ट तो मेन लेबर की लगती है ना, जो यूनिट्स बना रहे होते हैं, उन्हीं की वजह से पैसे लग रहे होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर वर्कर ओवर टाइम प्रीमियम। तो ज़ाहिर है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सिक पे वगैरह हो गई, आइडल आवर्स की पे हो गई, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो उसको हम किधर लेके जाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड टू लेबर कॉस्ट। तो ज़ाहिर है लेबर कॉस्ट या कॉस्ट अकाउंट के अंदर हम लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्रेडिट होगा, क्रेडिट, और ये हमारा डेबिट होगा। तो जाहिर है इसीलिए ऊपर हमने ये सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट रीजंस लिखी हुई हैं। तो ये हम इस तरह से अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आगे आ जाती है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। इसके अंदर हमसे क्या क्या पूछा गया है? रिक्वायर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन को यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन कंप्लीट द लेबर अकाउंट शोन बिलो। जो अकाउंट आपको नीचे शो हुआ है उसको आपने क्या करना है? फुलफिल करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें लेबर अकाउंट को फुलफिल करना है। पहले हमें दिया गया है बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स। बेसिक पे जो होती है वो बेसिक आवर्स की जो दी गई है वो दी गई है 43,000, 43,000 एंड 17,000 इनडायरेक्ट वर्कर की, और टोटल 60,000 है। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम बेसिक पे, ओवर टाइम का जो बेसिक हिस्सा होता है तो वो डायरेक्ट वर्कर का इतना है, इनडायरेक्ट का इतना है। ओवर टाइम प्रीमियम दिया गया है, ट्रेनिंग कॉस्ट दी गई है, सिक पे दी गई है, आइडल पे दी गई है। लेबर अकाउंट हमने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेबर अकाउंट हमने कैसे बनाना है? जैसे ऊपर हमारा अकाउंट अभी बना हुआ था उसी तरह से हमने यहाँ पे लेबर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। इससे हमने देखना है कौन सी चीज डेबिट साइड जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट साइड जाएगी। तो हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड लिख ले जाते हैं चीजें जो गिवन है। सबसे पहले हमारा जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे कहाँ पे? लेबर को कहाँ पे हम वैसे सैलरी दे रहे होते हैं? क्यों, किस वजह से दे रहे होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से दे रहे होते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस में ही वो काम कर रहा होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में दोनों वर्कर ने काम किया, डायरेक्ट वर्कर ने काम किया, इनडायरेक्ट वर्कर ने उसको मॉनिटर किया।
ठीक है, डायरेक्ट वर्कर ने काम किया, इनडायरेक्ट वर्कर ने उसको मॉनिटर किया, दोनों ने। फिर इसी तरह ओवर टाइम का बेसिक हिस्सा। अब इसमें से ना हमें पहले पता होना चाहिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है। डायरेक्ट लेबर के लिए अगर हम लोग वो टेबल याद करें तो 43,000 ऑलरेडी डायरेक्ट है। उसकी रीजन क्या है, वो डायरेक्ट वर्कर की बेसिक पे है। जो बेसिक पे होती है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। फिर ओवर टाइम प्रीमियम का जो बेसिक हिस्सा होता है, बेसिक हिस्सा भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, वो हमने टेबल पढ़ा था। डायरेक्ट वर्कर का अगर ओटी है, ओवर टाइम प्रीमियम है, तो हमारे पास उसका एक बेसिक हिस्सा होगा, एक ओटीपी होगा। बेसिक जो होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ओटीपी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। तो ये वाली दोनों तो डायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट डायरेक्ट। इसी तरह आगे हम चलते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट में हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 10,000, ये 43 प्लस 10,000। फिर इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड में, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट वर्कर जो होते हैं, जाहिर है इनडायरेक्ट वर्कर, ये जो होता है इनडायरेक्ट वर्कर का बेसिक, हम बेसिक की बात करें। इनडायरेक्ट वर्कर का अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, इनडायरेक्ट वर्कर का बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम दोनों ही क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, अनटिल अनलेस वो स्पेशल रीजन की वजह से ना हो। यानी कि स्पेशल रीजन होगी तो इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्ट बन जाएगा, अभी वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो 17,000 प्लस 4,500 इनडायरेक्ट है। क्यों है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि इनडायरेक्ट वर्कर का बेसिक हो या ओवर टाइम प्रीमियम हो, दोनों चीजें क्या होती हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाती है। ठीक है, इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर ओवर टाइम प्रीमियम भी आ जाएगा। इसी तरह ट्रेनिंग की कॉस्ट है, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी ट्रेस नहीं होती, वो भी इनडायरेक्ट आ जाएगी। सिक पे है, वो भी इनडायरेक्ट आ जाएगी। आइडल टाइम है, वो भी ओवर टाइम, सॉरी, इधर आ जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो अब हम इसका अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड लिखना है, क्योंकि वो इंट्रीज जैसे हमने पीछे बात की थी वैसे ही करते जाएंगे। ओवर टाइम प्रीमियम, उसके बाद सिक पे और आइडल पे, आइडल एंड, बल्कि इसको मैं इरेज करके थोड़ी सी जगह से ही बना लेती हूँ, वेट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टी अकाउंट। लेबर अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर हमने पढ़ा, रीजन पढ़ी क्यों क्रेडिट होता है, और वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, तो वो आ जाएगी 43,000 प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 53,000। 43 प्लस 10, ये आ जाएगा 53,000। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड हम यहाँ पे क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ऊपर हमने एंट्री पढ़ी। एंट्री हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट कौन सी, लेबर की, तो कॉस्ट हमारी, हम यहाँ पे लेबर की कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हैं। तो कॉस्ट हमारी क्रेडिट साइड है, और किस रीजन की वजह से है, प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से। और प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जाएगी, इनडायरेक्ट वर्कर की 17,000 ये, और ओवर टाइम प्रीमियम। तो 17,000 प्लस 4,500 ये आ जाएगा, 17,000 प्लस 4,500 ये आ जाएगा 21,500। इसी तरह ओवर टाइम प्रीमियम आ जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम हमारे पास है टोटल दोनों का। अब आपने ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट वर्कर होता है, डायरेक्ट वर्कर का
जो बेसिक टाइम था हमने ये पढ़ा था पीछे, बेसिक और ओटीपी होता है। ओ बेसिक जो होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ओटीपी जो होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ओवर टाइम प्रीमियम। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे 7250। फिर इसी तरह ट्रेनिंग कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट हमारी कितनी है 3750। फिर सिक पे है, सिक पे हमारे पास ज़ाहिर ट्रेनिंग कॉस्ट भी दोनों ही इनडायरेक्ट हैं, वो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, टोटल में लिखेंगे, सिक पे भी टोटल में लिखेंगे 1000। आइडल तो हमेशा मैंने कहा था आंखें बंद करके हमें उसको किस में लेके जाना होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। तो हम इसका सम कर लेंगे कि कितना बनता है 53,000, 21,500, 7250, 3750, 1000 and 1200। यह बनेगा 87,700। ठीक है, 87,700। और क्योंकि हमारे पास रूल ये होता है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, और ये सारी सैलरी जितनी भी बनी है वो हमने कहाँ से दी होगी, डेफिनेटली बैंक से दी होगी या कैश से दी होगी। तो हम इसको 87,700 करके इक्वल कर लेंगे। ये हमारा होता है लेबर का अकाउंट। ठीक है, ये हमारा होता है लेबर का अकाउंट। इन तीनों चीजों को हमेशा आपने आंखें बंद करके किस में लेके जाना है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि ये ट्रेस आउट नहीं हो सकती कि किस पर्टिकुलर यूनिट की वजह से ये कॉस्ट लग रही है, तो इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है अच्छा जी, तो अगला हमारा टॉपिक है, ये था हमारा लेबर का अकाउंट। आगे हमारे पास है रिम्यूनरेशन मेथड। रिम्यूनरेशन मेथड का क्या मतलब होता है, रिम्यूनरेशन किसको कहते हैं? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि लेबर कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट हम दे रहे होते हैं, यानी कि हमारे हम उसको लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही होती है। अब इस कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के, रिकॉर्ड यानी कि हमने तो कर लिया, लेकिन इसको पे करने के तरीके होते हैं, पे करने के मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, यानी कि कंपनीज का जो एक्टिविटीज होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। कंपनी की एक्टिविटी डिफरेंट हो तो मेथड भी डिफरेंट होगा, यानी कि कोई कंपनी यूनिट आपसे बनवा रही है, कोई कंपनी आपसे सर्विसेज दिलवा रही है, कोई कंपनी को आपको टाइम के पैसे ले रही है, तो दे रही है, तो डेफिनेटली हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो रेम्यूनरेशन मेथड किसको कहते हैं? सैलरी के मेथड, सैलरी पे करने के मेथड, पे करने के मेथड, कौन कौन से मेथड से सैलरी पे होती है। टू बेसिक अप्रोचेज होती हैं रेम्यूनरेशन की, एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है आउटपुट बेस्ड। एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है आउटपुट बेस्ड। टाइम बेस्ड के अंदर आपको पैसे टाइम की वजह से मिलते हैं, काम भी तो ऑब्वियसली उस टाइम में आपने करना होता है, बट जो सैलरी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो स्पेसिफिकली टाइम की होती है, यानी कि आपको टाइम, अब जैसे लेट से अगर मैं ये कहूँ कि मैं फर्स्ट से लेके 30 तक किसी कंपनी के अंदर काम करूंगी, तो मेरी सैलरी डिसाइडेड है कि आपको 30 दिन आना पड़ेगा और 9 to 5 आना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें काम नहीं होता, मतलब सैटरडे, लाइक सैटरडे फ्राइडे, किसी दिन पूरा दिन भी कोई काम नहीं होगा, बट आपको जाना जरूर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो आपको सैलरी किस चीज की मिल रही है, आपको टाइम पूरा करने की सैलरी मिल रही है। ऑब्वियसली काम जरूर होगा, बट जरूरी नहीं है कि आपका काम क्या हो, कि डेली बेसिस के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका काम डेली बेसिस पे हो। जैसे यहाँ पे लिखा किया गया है टाइम बेस्ड, वी लुक टाइम बेस्ड सिस्टम द मोस्ट कॉमन रिम्यूनरेशन मेथड एट द बिगनिंग। खैर वो तो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर ही हमने बात की थी कि टाइम बेस्ड, टाइम के पैसे आपको
मिलेंगे। एम्प्लॉयज आर पेड अ बेसिक रेट पर आवर एंड आर वीक आर मंथ। सैलरी के मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज को हम वीकली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, या डेली दे सकते हैं, या आवरली दे सकते हैं। तो कोई भी मेथड हो सकता है। कुछ लोग घंटों के हिसाब से काम करते हैं, जैसे यूके साइड पे आवर्स का होता है कि एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे और आवर का रेट होता है। कुछ जगहों पे आपको मंथली सैलरी मिलती है, कुछ जगहों पे आपको वीकली सैलरी मिलती है। Time based system do not participate any incentive for employees to improve productivity, and close supervision is often necessary। मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि आपके एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा कोई और इंसेंटिव्स मिलेंगे। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं यहाँ पे मिलते, बस आपको वही टाइम बेस के अंदर जो आपका टाइम होता है उसके अंदर जो सैलरी मिल रही होती है वही आप ले रहे होते हो। और इसके लिए आपकी सैलरी बनती कैसे है? टाइम आवर्स वर्क इनटू बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम आवर्स वर्क इनटू ओवर टाइम प्रीमियम आवर्स। खैर वैसे नॉर्मली तो ओवर टाइम बहुत बहुत कम लोग लगाते हैं, या बहुत हम कहते हैं कि हर जगह ओवर टाइम नहीं होगा। नॉर्मली सैलरी हमारी सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट होती है, आवर्स वर्क इनटू बेसिक रेट, यानी कि आवर्स वर्क इनटू पर आवर रेट, 1 घंटे का रेट, पर आवर रेट, 1 घंटे का रेट इंटू जितने घंटे आपने काम किया। अदरवाइज प्लस टोटल सैलरी, तो हमें अगर हमने ओवर टाइम लगाया हो तो टोटल सैलरी हमें कैसे मिलेगी? टोटल सैलरी हमें मिलेगी बेसिक सैलरी जो हमारी नॉर्मल बनती है प्लस ओवर टाइम की सैलरी, वो दोनों मिला के एट एंड हमारे अकाउंट में आएगी। इसलिए ओवर टाइम के घंटे जितने हमने काम किया और ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर कितना था वो हमारे पास ऐड होके आएगा। फिर पीस वर्क सिस्टम होता है। पीस वर्क सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? पीस वर्क के आगे 3 मेथड्स हैं, उसको भी हम देखेंगे। पीस वर्क के अंदर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड होता है। फिक्स्ड अमाउंट यानी कि यहाँ पे आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करने। ऊपर वाले मेथड में अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, ज्यादा करनी है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आवर्स वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो रेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि फिक्स्ड अमाउंट आपको पर यूनिट के ऊपर मिलती है, लाइक $10 पर यूनिट। 1 यूनिट का रेट अगर $10 है और आपको 100 यूनिट आपने बनाए हैं, तो इसका मतलब आपकी सैलरी 1000 होगी। अगर आपने ज्यादा सैलरी करनी है तो आपको यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के अंदर बताया गया है। अ कंपनी a company operates a differential piece of work system। differential piece of work सिस्टम क्या होता है? differential piece of work का सिस्टम ये होता है कि वहां पे आपको अप टू आ रेंज बता दी जाती है, कि एक रेंज बता दी जाती है, इतने यूनिट पे काम करोगे तो इतनी सैलरी मिलेगी, इतने यूनिट पे आप काम करोगे तो आपको उससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे इतनी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो ये हमारे पास इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। तो कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम्स भी होती हैं, तो हमें यहाँ पे पीस वर्क रेट के साथ देखना है कि डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क के हिसाब से देखना है कि कितनी सैलरी बनती है। So differential piece of work, a company operates differential piece of work system। वीकली प्रोडक्शन कंपनी ने कितनी की है? वीकली प्रोडक्शन और रेट पर आवर, मतलब रेट पे यूनिट ऑफ दिस बैंड। यूनिट हमें बता दिए गए हैं कि कितने कितने आपको कब कब मिलेंगे। 1 to 500, अगर आप 1 से 500 यूनिट पे काम करते हैं तो आपको इतने यूनिट मिलेंगे। 501 से लेके 600 तक आप करते हैं तो आपको इतने यूनिट मिलेंगे। अच्छा, फिर 601 से लेके आप इतने पे करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। हाउ मच वुड बी पेड द फॉलोइंग एम्प्लॉयज फॉर द वीक? ए ने काम किया है, बी ने काम किया है। ए ने किए हैं 800 यूनिट्स और बी ने किए हैं 570 यूनिट्स। तो हम काउंट करेंगे ए की सैलरी। पहले 500 पे होगा 0.2। क्यों ऐसे नहीं करना? अक्सर लोग करते हैं कि 800 यूनिट को आगे ले आते हैं, इसके दरमियान में ले आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये चीज देखनी है कि ओनली, ये रूल होता है, रूल ओनली एडिशनल यूनिट्स विल बी
क्वालिफाइड फॉर एडिशनल पेमेंट, मतलब एडिशनल यूनिट एडिशनल पेमेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। पहले 500 पे ये होगा, फिर 501 से लेके 600, 501 से लेके 600, नेक्स्ट 100 पे 0.25 होगा। अब कितने यूनिट्स हो गए? 600 हो गए, हमें 200 मजीद चाहिए, तो नेक्स्ट 200 पे 0.55 होगा। ये ए का होगा, ठीक है, ए का। तो 5 और 1 6 और 2 8, 800 यूनिट हो गए, और इसको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या क्या रेट आ रहा है। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ जाएगा 100, देन 100 इंटू 0.25, ये आ जाएगा 25, और 200 इंटू 0.55, ये आ जाएगा 110। तो 110 प्लस 25 प्लस 100, ये बन जाएगी 135, 135 इसकी बन जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी होना चाहिए यहाँ पे, बी के लिए कितनी बनेगी? बी के 570 यूनिट्स हैं, तो 500 पे 0.2 आएगा, और 70 पे 0.25 आएगा। तो 500 इंटू 0.2, ये आ गया 100, और 70 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आ जाएगा 17.5। तो टोटल आ जाएगा 117.5। इस तरह से हमने दोनों की सैलरी कैलकुलेट करके बतानी होती है, यानी कि एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग एडिशनल सैलरी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 के अंदर बताया गया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेजेस अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सिंगल डे। एक सिंगल डे के अंदर उसने इतनी सैलरी की है, यहाँ तक उसने एक जैसी सैलरी थी, यहाँ से उसकी थोड़ी सी बड़ी है, आउटपुट ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिम्यूनरेशन सिस्टम डज द ग्राफ रिप्रेजेंट? कौन सा सिस्टम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क, फ्लैट रेट पर आवर विद प्रीमियम ऑफ ओवर टाइम वर्किंग, स्ट्रेट पीस ऑफ वर्क, या पीस वर्क विद गारंटेड मिनिमम डेली वेज? कौन सा वाला ग्राफ होगा? कौन सा ग्राफ होगा? कौन सा ग्राफ होना चाहिए? आप मुझसे पूछ रही हो? जी जी। सॉरी, वो मानस बोल था। ये ग्राफ होगा बी। बीटा? जी। कैसे? एक्सप्लेन करो। बिकॉज फ्लैट रेट पर आवर है तो स्ट्रेट होगा, फिर जो प्रीमियम मिलेगा वो फिर ऊपर जाता है लाइन। वेरी गुड। जो फ्लैट रेट आपको पर आवर मिलता है ना, फ्लैट रेट पर आवर आपका फ्लैट रेट है, ये आपको पता है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पे आपका रेट फ्लैट है पर आवर? ठीक है, इसका मतलब यह है कि आउटपुट आप जैसे जैसे बनाते जाओगे, उतना उतना आपको रेट मिलता जाएगा। जैसे ही मतलब रेट और आवर, आपका फ्लैट रेट पर आवर है, तो जाहिर है यहाँ पे ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि जितना जितने हमारे यहाँ पे आउटपुट हम ज्यादा बनाते जा रहे हैं, और रेट हमारा फिक्स है, ठीक है, रेट हमारा फ्लैट है। फिर जैसे जैसे हमारे पास प्रीमियम आएगा, तो उससे हमारा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब और ज्यादा हमारी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक। ओके। आगे है इंसेंटिव बेस्ड स्कीम, बट टाइम रह गया 3 मिनट। ओके, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल वाली क्लास में इसको करके, तो थोड़ा सा चैप्टर रह गया, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपको बात करिए।